हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 39। गोलू अनगिनत परेशानियों में फंस चुका था। उसके एक प्लान ने उसके जीवन में उथल पुथल मचा दी। गुड्डू शगुन उससे नाराज थे। पिंकिया के साथ शादी से पहले पड़का वाला कांड कर चुका था। मिश्रा जी उससे निराश थे। जिन लड़कों को उसने बुलाया था उन्होंने कोई काम भी नहीं किया और गोलू से पैसे मांग रहे थे। उल्टा मिश्रा जी को बताने की धमकी भी। गोलू गुड्डू के घर से निकला और सीधा पहुंचा उन लड़कों के पास। चारों लड़के चाय की टपरी पर बैठे चाय पी रहे थे। गोलू आया, एक के सर को धकियाते हुए कहा, कावे का बक रहे थे फोन पे? मिश्रा जी से कह दोगे? हम वो डरते हैं क्या मिश्रा से? ए गोलू, तुम का कहे थे कि 4 लौंडे लेकर आओ? हम लेकर आए, अब तुम वो पैसे देने के वक्त नाटक कर रहे हो। लड़के ने कहा, अबे कौन से लौंडे? साले तुम्हारे लौंडों ने हमारे सारे प्लान का गुड़ गोबर कर दिया। पहले गए सो अलग, और उसके बाद भी तुम वो पैसे मांग रहे हो। साले जुतियां आ देंगे अभी यहीं पे ही। गोलू ने बिफरते हुए कहा, हाँ तो हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी है। कहकर लड़का जैसे ही गोलू की तरफ लपका, गोलू ने गले से पकड़कर सर नीचे बेंच से लगाते हुए कहा, कावे खुद को कानपुर का बड़ा गुंडा समझते हो? अभी 2 घंटा आप देंगे ना, धर के सारी रंगबाजी निकल जाएगी तुम्हारी, समझे? गोलू को गुस्से में देखकर बाकी 3 लड़के वहां से भाग गए और चौथे वाले ने गोलू के हाथ के नीचे दबे हुए कहा, अरे यार गोलू भैया, बैठकर बात करते हैं ना यार। गोलू ने सुना तो छोड़ दिया और उसके सामने बैठते हुए कहा, देखो बाबू, ऐसा है, प्लान तो हमारा हो चुका है फेल। रही बात पैसे की, तो वो हम तुमको देंगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे चक्कर में जो रायता फैला है उस समेटने में हमारे हजारों खर्च होने वाले हैं। यार खर्चा पानी तो दे दो। लड़के ने उम्मीद भरे स्वर में कहा, जे लो, जे रखो। गोलू ने 100 का नोट लड़के की जेब में रखते हुए कहा और वहां से चला गया। गोलू मिश्रा जी और अपने पिताजी से मार खा लेता था, लेकिन कोई और उस पर हाथ उठाए ये उसे कहाँ मंजूर था। गोलू वहां से सीधा घर चला आया। दिमाग में पिंकी, गुड्डू, शगुन और मिश्रा जी साथ साथ चल रहे थे और इसी चक्कर में गोलू को ध्यान नहीं रहा और वह सामने से आते अपने पिताजी से टकरा गया। अरे तो कहा हमारे ऊपर से गुजरोगे? गुप्ता जी ने कहा। माफ करना, हम देखे नहीं। कहकर गोलू साइड से जाने लगा तो गुप्ता जी उसके सामने आ गए और कहा, तुमने काई घर को धर्मशाला समझ रखा है कि जब जी में आया आए, खाए और चकल गए। हम पूछते गोलू जी, घर के लिए तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? देखो पिताजी, ऐसा है, हम पहले से बहुत परेशान हैं। हम आपके सारे सवालों का जवाब दे देंगे, पहले हमें नहाए लेन दो। गोलू ने शांत रहते हुए कहा, आते ही नहाने जा रहे हो, ऐसा क्या करके आए हो? गुप्ता जी ने गोलू के सब्र का इम्तिहान लेते हुए कहा, नाले में गिर गए थे, वहीं से आ रहे हैं, अब इजाजत दो तो नहा ही ले। गोलू ने गुस्से से कहा, छी 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 छी, बस यही सुनना बाकी रह गया था। गज्जू गुप्ता का लड़का शराब पी के अब नालियों में गिरने लगा है। कोई तुम्हारा पता पूछी है तो हम कहीं है जो नुक्कड़ वाली गली में नाली है, वहां रहते हैं गोलू महाराज। सब्बास बेटा सब्बास। गुप्ता जी ने गोलू का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे यार पिताजी का कुछ भी बोल रहे हैं आप, हम ना बाद में बात करते हैं आपसे। कहते हुए गोलू अंदर चला गया। गुप्ता जी बाहर निकल गए। सॉरी गाइस, मुझे थोड़ी हंसी आ रही है ये रिकॉर्ड करते हुए, बट ओके सॉरी। बनारस उत्तर प्रदेश। सुबह सुबह प्रिंसिपल सोनिया पर किसी बात को लेकर गुस्सा हो रहे थे। पारस जब कमरे के सामने से निकला तो उसे प्रिंसिपल सर की आवाज सुनाई थी। पारस वहीं दरवाजे पर रुक गया। उसने ध्यान से सब सुना। कुछ देर बाद सोनिया हाथ में एक फाइल पकड़े उदास सी कमरे से बाहर आई। उसने पारस पर ध्यान ही नहीं दिया और वहां से निकल गई। पारस उसके पीछे आया और रोकते हुए कहा, सोनिया जी। जी। सोनिया ने रुककर पारस की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ, आज आप बहुत परेशान दिखाई दे रही हैं? सब ठीक है ना? पारस ने पूछा। पारस जी, पता नहीं कैसे मुझे स्टूडेंट्स प्रेजेंस के डाटा गड़बड़ हो गए। आज किसी ने ओरिजिनल पेपर निकालकर डुप्लीकेट मेरी फाइल में रख दिया। बस इसी बात पर प्रिंसिपल सर नाराज हो गए। सोनिया ने मुंह लटकाकर कहा। पारस ने सुना तो उसे भी अजीब लगा कि आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा।
सोनिया को उदास देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसने कहा, आप परेशान मत होइए, फाइल मुझे दे दीजिए, मैं देखता हूं। नहीं पारस जी, आप क्यों? सोनिया ने कहना चाहा तो पारस ने उसके हाथ से फाइल लेते हुए कहा, परेशानी की कोई बात नहीं है, जरूर किसी ने आपको परेशान करने के लिए किया है। पारस को अपनी परवाह करते देखकर सोनिया ने कहा, पारस जी, क्या आज शाम आप मेरे साथ घाट चलेंगे? मैं अकेले नहीं जाना चाहती, इसलिए कॉलेज के बाद शाम में अगर आप फ्री रहे तो। पारस सोच में पड़ गया। उसे सोच में डूबा देखकर सोनिया ने कहा, अगर आप बिजी हैं तो कोई बात नहीं, मैं फिर कभी चली जाऊंगी। आज शाम 7 बजे चलते हैं, शाम में वहां अच्छी रौनक होती है। पारस ने सोनिया की तरफ देखकर कहा तो सोनिया ने खुशी खुशी सर हिला दिया। दोनों अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ गए। पारस अपनी कुर्सी पर आकर बैठा और कंप्यूटर में स्टाफ रूम का सीसीटीवी ऑन करके देखने लगा कि आखिर फाइल में ये हेरा फेरी किसने की। कुछ देर बाद पारस ने देखा कि सोनिया की फाइल में हेर फेर करने वाला कोई नहीं, बल्कि उसी के साथ काम करने वाले तिवारी जी थे। पारस को बहुत बुरा लगा कि उन्होंने ऐसा किया। पारस उठा और तिवारी जी के पास आकर कहा, आपने ऐसा क्यों किया तिवारी जी? हमने क्या किया? तिवारी जी ने पान चबाते हुए कहा, सोनिया की फाइल में हेर फेर करना चाहते थे आप। आपकी वजह से उन्हें प्रिंसिपल सर से कितना कुछ सुनना पड़ा। पारस ने अपने गुस्से पर काबू करते हुए कहा, आपको बड़ी फिक्र हो रही है उनकी, हमने तो बस ऐसे थोड़ा सा मजाक किया था। तिवारी जी ने बेशर्मी से कहा, मजाक? आप जानते हैं वो उम्र में आपसे कितनी छोटी है, और मजाक हमेशा अपने बराबर की उम्र वालों के साथ किया जाता है। तिवारी जी, बेवजह उन्हें कितना कुछ सुनना पड़ा। पारस ने गुस्से से कहा तो तिवारी जी को भी गुस्सा आ गया। वे अपनी कुर्सी से उठे और कहा, हाँ तो तुम क्यों उनके वकील बने घूम रहे हो? और सुनो पारस, हमें मत सिखाओ किससे मजाक करना है और किससे नहीं, समझे? हमें कोई शौक नहीं है किसी का वकील बनने का। ये विद्या का मंदिर है, यहाँ हर लड़के का सम्मान हो, यही बेहतर है। कहकर पारस जाने लगा तो तिवारी जी ने कहा, और कॉलेज के बाहर तुम जो उनके साथ गुलछर्रे उड़ाते हो, उनका क्या? इतना सुनते ही पारस के सब्र का बांध टूट गया। वह तिवारी जी के पास आया और गुस्से से कहा, जबान संभाल के तिवारी जी, आप सीनियर हैं और उम्र में मेरे से बड़े हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा, वरना क्या कर लोगे तुम? अरे पूरा कॉलेज जानता है तुम्हारे और उनके चक्कर के बारे में। तिवारी जी इतना ही कह पाए कि पारस ने खींच कर एक थप्पड़ उनके गाल पर रसीद कर दिया। तिवारी जी का गाल झंझना उठा और उन्होंने बौखलाते हुए कहा, तुमने हम पर हाथ उठाया? तुम्हारी इतनी हिम्मत? पारस ने गुस्से से उनकी तरफ देखा और कहा, अगर एक शब्द और कहा ना तो यही पटक कर इतना मारेंगे जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। हमारी अच्छाई का फायदा मत उठाइए आपने जो किया है वह कॉलेज के सीसीटीवी में देख चुके हैं हम, और आप कहें तो प्रिंसिपल सर को भी दिखा दे। पारस की बात सुनकर तिवारी जी थोड़ा नरम पड़ गए और कहा, पारस, हमने सिर्फ मजाक किया था उनके साथ, हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, खामखा हमने तुम पर भी गुस्सा कर दिया। आगे से ध्यान रखिएगा ऐसी गलती दोबारा ना हो। आपके घर में भी बहन बेटी होगी, उनके बारे में कोई ऐसी बात करे तो उन्हें कैसा लगेगा? कहकर पारस वहां से चला गया और तिवारी जी अपना गाल सहलाते हुए रह गए। कानपुर, उत्तर प्रदेश। दोपहर से शाम हो गई। वेदी दीपक को फोन लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। पिछले 2 दिन से ना दीपक उसके मैसेज के जवाब दे रहा था, ना ही उसका फोन उठा रहा था, और आज एकदम से उसका फोन नॉट रीचेबल बताने लगा। वेदी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दीपक उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा था। वेदी परेशान से कमरे में यहाँ से वहां घूम रही थी। शगुन उसके लिए चाय लेकर आई। शगुन ने वेदी को परेशान देखा तो चाय टेबल पर रखकर उनके पास चली आई और कहा, क्या हुआ वेदी, तुम इतना परेशान क्यों हो? भाभी, पिछले 2 दिन से दीपक ना मेरे मैसेज का जवाब दे रहा है, ना ही फोन का, और आज तो उसका फोन सुबह से बंद आ रहा है। हमें बहुत टेंशन हो रही है, कहीं उसके पापा को कुछ। कहते हुए वेदी ने परेशानी के भाव से शगुन को देखा। नहीं वेदी, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, हो सकता है वो किसी काम में फंसा हो। तुम वंदना आंटी से बात करो ना, शगुन ने कहा तो वेदी ने शगुन के सामने ही वंदना को फोन लगाया, लेकिन उसका फोन भी बंद आ रहा था। वेदी और परेशान हो गई तो शगुन उसका हाथ पकड़कर उसे बिस्तर के पास ले आई और बैठाते हुए कहा,
देखो वेदी, ऐसे परेशान रहोगी तो घर में शक हो जाएगा। पापा जी पहले से हम सबसे इतना नाराज हैं। तुम थोड़े दिन इंतजार करो, क्या पता दीपक खुद ही तुम्हें फोन कर दे। भाभी मुझे बहुत घबराहट हो रही है, पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा है, वेदी ने उदास होकर कहा। वेदी चिंता मत करो, हम सब है ना तुम्हारे साथ। अच्छा ये बताओ, प्रीति की सगाई में बनारस चलोगी ना तुम इस बार? शगुन ने पूछा। हाँ भाभी बिल्कुल चलूंगी, प्रीति ने मुझे कहा है आने को। वैसे भी वो और मैं अब अच्छे दोस्त बन चुके हैं। अच्छा आप बताओ ना, मैं उसके लिए क्या गिफ्ट लेकर जाऊं? वेदी ने पूछा। तुम्हारी दोस्त है, तुम डिसाइड करो। उससे पहले ना ये चाय पी लो, ठंडी हो रही है, शगुन ने उठते हुए कहा। तो वेदी मुस्कुराई और चाय पीने लगी। शगुन कमरे से बाहर चली आई। मिश्राइन ने देखा तो शगुन ने कहा, शगुन बिटिया जरा ये कपड़े छत पर सुखाओगी, हमारी सी सीढ़ियों पर बाल्टी लेकर चढ़ा नहीं जाएगा। मैं कर दूंगी, शगुन ने कहा और बाल्टी उठाकर ऊपर छत पर चली आई। गुड्डू उस वक्त अपने कमरे में था, लेकिन शगुन ने ध्यान नहीं दिया। शगुन एक एक करके कपड़े सुखाने लगी। कुछ देर बाद गुड्डू वहां से गुजरा तो नजर शगुन पर चली गई। कपड़े झटकने से उसके बालों की लटें चेहरे पर आ रही थी और पानी की बूंदें भी चेहरे पर जम सी गई। शगुन अपने हाथ से उन्हें साइड कर रही थी। उस वक्त गुड्डू को कुछ ज्यादा ही मासूम और प्यारी लग रही थी। गुड्डू वहां दीवार से पीठ लगाकर शगुन को देखने लगा। ये सब क्यों हो रहा था गुड्डू नहीं जानता था, बस उसे शगुन को देखना अच्छा लग रहा था। वह बड़े प्यार से शगुन को निहार रहा था। जैसे ही शगुन ने गुड्डू की तरफ देखा, गुड्डू ने नजरें घुमा ली और पास पड़ी किताब उठाकर उसे पढ़ने का नाटक करने लगा। शगुन ने एक नजर गुड्डू को देखा और वापस कपड़े सुखाने लगे। गुड्डू ने किताब को थोड़ा नीचे किया और फिर शगुन को देखने लगा। किताब से उसका चेहरा ढका हुआ था, बस आंखें नजर आ रही थी। गुड्डू शगुन को देखते हुए मन ही मन कहने लगी, जेना बोलती हुई अच्छी लगती है, चुप चुप रहती है तो लगता है जैसे कुछ गायब है। वैसे हमने भी आज सुबह इन पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया था, सॉरी बोल देगा। नहीं सॉरी बोलेंगे तो खामखा इनको लगेगा हम इम्प्रेस हो रहे हैं, पर हमारी वजह से पिताजी ने इनको भी डांट दिया, ये गलत हुआ। सारा किया दरा ना गोलू का है, ना वो पार्टी में लेकर जाता ना जे सब होता। यार जे तो हमारी तरफ देख तक नहीं रही है, लगता है कुछ ज्यादा ही नाराज है, पर हम कहाँ इतना परेशान हो रहे हैं। लगता है जल्दी ही पगला जाएंगे इन सब में। सोचते हुए गुड्डू ने जैसे ही सामने देखा, शगुन बिल्कुल उसके सामने खड़ी उसे देख रही थी। गुड्डू कुछ कहता इससे पहले ही शगुन ने उसके हाथ में पकड़ी किताब को सीधा करके गुड्डू के हाथों में वापस दे दिया और चली गई। शगुन के जाने के बाद गुड्डू ने किताब को बंद किया और अपने ही सर पर मार ली। सीढ़ियों से नीचे जाते हुए शगुन ने अपनी गर्दन घुमाई और गुड्डू को देखा। जब वो किताब को अपने सर पर मार रहा था, शगुन मुस्कुराई और नीचे चली गई। तो दोस्तों ये था मन मर्जियां भाग 39। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें मन मर्जियां मेरे साथ। बाय।